हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स एंड फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारा सा चैनल ज्ञानोदय ऑफिशियल पे। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आप देख पा रहे हैं, भाग 18 पर आ गए हैं दोस्तों हम। तो यह जर्नी भले ही लंबा था, लेकिन दोस्तों बहुत ही मनोरंजक था। आशा करते हैं आप भी इनमें से बहुत जानकारी ले लिए होंगे और आपको भी मज़ा आया होगा, और मज़ा को आगे बढ़ाते रहेंगे हम। ये तो बस शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, शुरुआत के साथ मैं एक बता दूं कि हमारा इस इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये लास्ट वीडियो होगा, यानी इस पर्टिकुलर सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। इसका मतलब आप ये ना समझिए कि वीडियो देना बंद। इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, क्योंकि हमें दूसरे विषय पर भी बात करना है। पॉलिटी के बारे में ये हम बात किए कुछ चंद सवालों के साथ। आगे हम लोग इसको बहुत लंबा जारी करेंगे, फिर हम एक नया सीरीज़ लेकर आएंगे इंडियन पॉलिटी का। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारा आज का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम दूसरे विषय पर, यानी हिस्ट्री है हमारे पास, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, फिर आपका अवार्ड्स हो गया, बहुत तमाम सवाल है दोस्तों। आपको पता है कि जनरल नॉलेज जो होता है, यानी हमारा जो जनरल स्टडीज़ होता है, ये समुद्र से भी बढ़कर है। इनके टॉपिक्स को गिनते गिनते हम थक जाए, लेकिन इनके टॉपिक्स का अंत नहीं होगा। और करंट अफेयर अगर घुस जाए तब तो वो तो महासागर से भी बड़ा है। करंट अफेयर के वैसे हम अलग सा वीडियो बनाएंगे दोस्तों, अलग सा सीरीज़ होगा। उनको हम स्टैटिक जीएस में मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे दोस्तों। तो पार्ट 18 यानी भाग 18 पे हम आ गए हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक आप नीचे देख रहे हैं, मोस्ट आस्क्ड, यानी वो सवालों का बारे में आज हम लोग जानेंगे। उस सवालों को जानेंगे जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मिसलिनियस भी बोल सकते हैं आप इनको, है ना, मिश्रित टॉपिक है ये। तो बिना देरी करते क्या दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप सभी सकुशल रहेंगे दोस्तों। सकुशल रहना बहुत ज़रूरी है। हम दुआ करते हैं दिल से कि आप सब भी सकुशल रहें। बिना देरी करते हुए चलिए आगे बढ़े। Which of the following is not an element of the state? पहला सवाल आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यिक तत्व नहीं होते, यानी सिर्फ और सिर्फ राज्य के तत्व नहीं होते। या फिर ऐसा समझ सकते हैं आप कि राज्य के अंतर्गत ही सिर्फ नहीं आते, वो ऐसा एक तत्व है को हमेशा, और राज्य के अंतर्गत सिर्फ बोल ही नहीं सकते हम कभी उनको। ऑप्शन आपके पास पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, लैंड यानी भूमि, आर्मी यानी सेना, गवर्नमेंट यानी सरकार। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर आपको पता चल चुका है, मुझे पता है। आप कंफर्म कर लीजिए दोस्तों, सही उत्तर आपका होगा आर्मी। जी हाँ दोस्तों, अब जनसंख्या कह लो, भूमि कह लो, सरकार कह लो, ये राज्य का भी अपने अपने होते हैं। भाई जनसंख्या राज्य का अपना होते हैं, अपना एक जनसंख्या होते हैं। भूमि राज्य के पास अपने होते हैं भूमि। सरकार राज्यों को चलाने के अलग से सरकार बनाया होता है। लेकिन जो सेना होता है, इस सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय के बेसिस पे, यानी नेशनल बेसिस में ही आते हैं। ये राज्य के तत्व नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा नेशन का एक तत्व है। जी हाँ। और दोस्तों सही उत्तर आपका ये हो गया। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, What does the term consent of the people mean? दोस्तों यहाँ पे फिर एक वोकैब दिख रहे हैं आप, कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंसेंट का मतलब होता है सहमति। जी हाँ, एग्रीनेस, यानी आप किसी चीज़ पर अपना सहमति दिखा रहे हैं। मानते नहीं मानते आप, इन मानना को ही, यानी आपका भी इसमें मत है, तो इनको हम कंसेंट कहते हैं। तो बोल रहे ये जो टर्म है कंसेंट ऑफ द पीपल, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या समझा जा रहा है यहाँ पे, है ना। इन पॉलिटिक हम जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन सबके पास पहला हो गया कंसेंट ऑफ ए फ्यू पीपल, यानी कुछ चंद लोगों की सहमति। इसका मतलब हम क्या समझते हैं, चंद लोगों की सहमति। या फिर कंसेंट ऑफ ऑल पीपल, यानी सभी लोगों की सहमति। कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी बहुमत जनता की सहमति, है ना, ज़्यादा संख्यक जनता की सहमति। या फिर कंसेंट ऑफ लीडर ऑफ द पीपल, यानी जनताओं के जो नेता है उनकी सहमति। तो कंसेंट ऑफ द पीपल का असली मतलब क्या है दोस्तों? सही उत्तर आपका होगा कंसेंट ऑफ द पीपल, यानी जो बहुमत लोगों की जो सहमति है उनको हम लोग एक्चुअली कंसेंट ऑफ द पीपल की मतलब कहते हैं। जी हाँ, कंसेंट ऑफ द पीपल यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की जो सहमति हो गई। और इन्हीं के आधार पर ही सरकार बनते हैं, इन्हीं के आधार पर ही हम लोग कोई भी मुद्दे ले लो, आप सांसद में भी बात कर लो, तो कंसेंट जो सहमति होती है वो मेजॉरिटी की होनी चाहिए, तभी जाके कोई बात बनेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपका, इन व्हिच ईयर वाज मंडल कमीशन रिपोर्ट इंप्लीमेंटेड, यानी मंडल आयोग जो था,
जो बना था, इनकी जो रिपोर्ट निकली थी किस वर्ष लागू की गई थी, यानी मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट निकली थी वो कब लागू किया गया था, वो कौन सा साल था? ऑप्शंस आपके पास 1989 1999, 1990 1990, 1985 1985, 1992 1992। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा 1990। जी हाँ, मंडल कमीशन रिपोर्ट वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन पर्टिकुलर दिस ईयर। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए फॉरेन पॉलिटी ऑफ इंडिया, यानी अ फॉरेन पॉलिटी ऑफ इंडिया, इस किताब की लेखक कौन था? ऑप्शंस आई के गुजराल, बी जी देशमुख, एल के अडवाणी, ए जे तौनवी। तो सही उत्तर आपका होगा आई के गुजराल। जी हाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। दोस्तों इसमें क्या बताया जा रहा है, इससे पहले एक सवाल आया था स्टेट से कि राज्यिक तत्व कौन सा नहीं होते, सिर्फ राज्य के अंतर्गत सीमित में नहीं रहते या फिर राज्य के अंतर्गत नहीं आते इकलौता। यहां पे पूछा जा रहा है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होते हैं, यानी उनमें आप जो ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको उनमें से चुनना है। ऑप्शंस आपके पास फ्लैग, यानी हमारा जो पताका होता है, राष्ट्रीय पताका, झंडा। कैपिटल यानी पूंजी, रकम कह लो, जिसके आधार पर एक राज्य चलता है। सोवरेंटी यानी संप्रभुता, या फिर इसे आधिपत्य कहते हैं। सोवरेंटी का मतलब होता है आधिपत्य, आधिपत्य जमाना कहते हैं ना, तो आधिपत्य। या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की के मुखिया। सबसे महत्वपूर्ण तत्व राज्य के अंतर्गत कौन से होते हैं? दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सोवरेंटी। जी हाँ, आधिपत्य जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है राज्य के लिए, इन ऑप्शंस पे। जी हाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, ऑन हुज विजन वाज द टर्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डिस्क्राइब्ड, यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इस शब्द का, इस पर्टिकुलर टर्म का वर्णन किसकी दृष्टि पर किया गया था, यानी किसके विजन पर, किनका ये मतलब आइडियाज था जिस पर इनकी वर्णना किया गया था? दोस्तों ऑप्शंस आपके पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या श्रीमती इंदिरा गांधी। तो सही उत्तर आपका होगा जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इन्होंने इनके दृष्टिकोण पे ये लोकतांत्रिक समाजवाद जो है इनका वर्णना किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट सवाल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन शॉर्ट। दोस्तों ये जो टर्म है ना, ये बहुत ही हॉट टर्म कह सकते हैं आप, ये टर्म बहुत मुद्दे पर आता है, यानी जब भी हम राजनीति के बारे में बात करें तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों नौकरशाही, या फिर आप अधिकारी वर्ग कह लो या दफ्तरशाही कह लो, यानी हम लोग जो काम करते हैं, यानी हम ऑफिशियली जो भी हम किसी भी ऑफिशियल दफ्तर पे जब रहते हैं, उन दफ्तर को ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है और उन पर्टिकुलर अधिकारी को ब्यूरोक्रेट कहा जाता है। तो बताया जा रहा है कि इनका जो फंक्शन होता है, वैसे तो इनका फंक्शन बहुत बड़ा है, तो शॉर्ट में अगर कहा जाए तो इनका फंक्शन क्या होते हैं, क्या कार्य होते हैं इनका? ऑप्शन ए, टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी सरकारी नीतियों को लागू करना, है ना। ऑप्शन बी, टू रन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन को चलाना। ऑप्शन सी, टू हेल्प द मिनिस्ट्रीज, यानी विभिन्न मंत्रालय जो है, अलग अलग मंत्रालय सरकार के अधीन पर, उन मंत्रालयों की मदद करना, या फिर इनमें से सभी। दोस्तों ऑप्शन फिर एक बार बता दूं, सरकारी नीतियों को लागू करना, या फिर प्रशासन को चलाना, या मंत्रालयों को की मदद करना, विभिन्न मंत्रालयों की मदद करना, या फिर ये सभी ब्यूरोक्रेसी का अलग अलग क्षेत्र में इनका हिस्से में आते हैं, इनके कार्य के हिस्से में आते हैं। दोस्तों ऑप्शंस तो आपको लग रहा होगा कौन सा हो सकता है, आप जो सोच रहे हैं सही है, मुझे लग रहा है आप वही सोच रहे हैं जो सच में है, या सच जो करेक्ट उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। आप एक बार सोच के देखिए, जो भी अधिकारी वर्ग होता है हमारे अलग अलग क्षेत्र पे, उन सभी का ये तीनों क्षेत्रों का ही जो कार्य है, तीनों क्षेत्रों कहीं ना कहीं वो सहाय कर रहा है, यानी वो सरकारी नीतियों को भी लागू कर रहे एक तरह से, है ना। जितना भी नीति नियम है उनको लागू करने के पीछे वही खड़ा है, यानी उनको और भी स्ट्रांग कौन बनाते हैं, लोगों के बीच ले जाकर। कोई भी सरकार अगर कोई नीति सामने रख दे तो ये अधिकारी वर्ग ही लगाते हैं अलग अलग क्षेत्र में, प्रशासन भी यही चलाते हैं, और मंत्रालय का मदद भी इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली बहुत यही करते हैं। जी हाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
जस्टिस यूसी बनर्जी कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड टू, टू का मतलब क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो जस्टिस यूसी बनर्जी कमीशन है यानी न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग, इनकी जो गठन हुआ था ये किस कारण से, किस उद्देश्य के कारण इनका गठन किया गया था। दोस्तों मैं इस पर्टिकुलर न्यायमूर्ति जस्टिस का जो नाम दिया है शॉर्ट में, इनका पूरा नाम होता है उमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ, यूसी बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी। तो इनके कमीशन का जो संगठन हुआ था किस कारण से हुआ था आपको चुनना है। ऑप्शन ए टू प्रूव, है ना, 2002 गोधरा इंसिडेंट यानी 2002 की गोधरा कांड की जांच के लिए। टू प्रूव सिख राइट्स यानी सिखों की जो दंगे हुए थे, टू प्रूव यानी सिख दंगों की जांच के लिए। टू प्रूव फॉर्डर स्कैम यानी चारा घोटाले की जांच के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो सही उत्तर क्या होगा, यूसी बनर्जी कमीशन की गठन। तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए यानी टू प्रूव 2002 गोधरा इंसिडेंट। जी हाँ, इस गोधरा कांड जो हुआ था उनका जांच के लिए ही ये बैठक बैठाया गया था, यानी ये आयोग का गठन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा, कार्ल मार्क्स, इनका नाम आप में से जितने भी राजनीति को खोजे होंगे, राजनीति के बारे में आपका जानकारी होगा, आप में से सभी का होगा, तो कार्ल मार्क्स का नाम आप नहीं सुने होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि कार्ल मार्क्स कौन से देश से बिलोंग करते हैं। कितने कॉमन सा सवाल है दोस्तों, सोचिए। और ये आप सोचिए, समझ ही सकते हैं कि ये आया हुआ सवाल है और आते भी रहेंगे आगे भी। तो कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस आपके पास जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस या ब्रिटेन। कार्ल मार्क्स दोस्तों एक फिलोसोफर है, एक नॉर्मल इसको फिलोसोफर के नाम से हम जानते हैं। तो कौन सा देश से बिलोंग करते हैं, सही उत्तर होगा आपका जर्मनी। जी हाँ, फिलोसोफर तो ये है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली कार्ल मार्क्स किन किन कार्य में कार्यरत थे, यानी इनका और क्या क्या पेशा था, आप सुनेंगे तो मैं बोलते बोलते शायद थक जाऊं। पहला ये फिलोसोफर है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वे फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट यानी आप क्रांतिकारी समाजवादी कह लो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी समझ पा रहे हैं आप, यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचक। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना जो करते हैं इनके बारे में, कैसे उसको और ठीक किया जाए, इनके बारे में विभिन्न क्षेत्र पे। तो एक इंसान इतने कुछ, अब समझ पा रहे हैं। तो ये कार्ल मार्क्स के इन सभी कार्यों का श्रेय कार्ल मार्क्स हो जाती है, ये सभी कार्य एक इंसान। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये जर्मनी का थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ, एन एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स कमीशन was set up by the government of India in 2000 under whose chairmanship। तो सवाल थोड़ा जल्दी बोल दिया क्या, खैर आप हिंदी से समझ लीजिए। इसका मतलब यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा सन 2000 में किसकी अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग की स्थापना की गई। फिर से बता दूं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा सन 2000 की बात है, तो किसकी अध्यक्षता, यानी अध्यक्ष कौन था, मतलब किसकी अध्यक्षता के, मतलब चेयरमैनशिप के अंडर में व्यय सुधार आयोग जो है हमारा, यानी एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स कमीशन का स्थापना किया गया, यानी इसका गठन किया गया। तो ऑप्शंस आपके पास, ए एम खुश रहो दोस्तों, खुश रहो, आपको खुश रहने के लिए बोला जा रहा है, ये अपने टाइटल से बता रहा है। जी टी ननावती, एम एन वेंकटचलिया या के पी गीता कृष्णन, किनकी अध्यक्षता पर व्यय सुधार आयोग की गठन किया गया था भारत सरकार के निरीक्षण पे सन 2000 को। तो सही उत्तर आपका होगा के पी गीता कृष्णन। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही अंत होते हैं। अगली बार हम आएंगे एक नया सीरीज़ लेके, नया विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिए दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब ना करके मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपका ये सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक ही मुझे और ज़्यादा प्रेरित करेगा कि मैं आपका पसंदीदा मुद्दों को लेके आऊँ और मैं उन्हीं टॉपिक को टारगेट करूँगा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी के समय पे सिलेक्शन दिलाना मेरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।